हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अब आपको मजा आने लगा होगा। स्टडी IQ IAS हिंदी ने वो सब चीजें आपको प्रोवाइड कर रखी जिन सीढ़ियों पे चढ़ के आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हो। इसी सफलता तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है अपना फाउंडेशन कोर्स। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वो लोग जिन्होंने अभी तैयारी करने का सोचा है या वो लोग जो चाहते हैं कि मैं 2024 या 25 का एक अटेम्प्ट सीरियसली अटेम्प्ट दूं। उन लोगों के लिए स्टडी IQ IAS का ये फाउंडेशन कोर्स है। इस फाउंडेशन कोर्स की जो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है वो है 20 मई। 20 मई को 20 मई इसकी लास्ट डेट है। 20 मई के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ये एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। इसका मतलब MCQ जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वो, साथ ही साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि प्री के साथ यहाँ पे सिर्फ सामान्य अध्ययन के साथ साथ CSAT की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो एक पूरा बैच, पूरा बंडल आपको मिलता है। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपए, लेकिन आपको 30,500 पे नहीं करना है। आपको यूज करना है कोड MB लाइव। और जैसे ही आप कोड MB लाइव यूज करते हो तो प्राइस गिर के कितनी हो जाती है, मात्र 18,999 रुपए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप ये कोड यूज नहीं करेंगे ना MB लाइव, तब तक आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कल भी कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर हमने बैच लिया लेकिन जो प्राइस थी वो हमको 18,999 से ज्यादा पे करनी पड़ी। तो मैं कह रहा हूं अगर आप कोड यूज नहीं करोगे तो हो सकता है आपको पे ज्यादा करना पड़ जाए, इसीलिए ध्यान से कोड यूज करें आप MB लाइव। सिमिलरली जो दूसरा अपना बैच जो शुरू होने वाला है वो 22 मई से शुरू होने वाला है और वो किसके लिए है, वो NCERT के लिए है। वो NCERT जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए बहुत दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की कुछ NCERTs हैं, वो सारी आपको करवाई जाएंगी। और इसका टाइम पीरियड है मात्र 100 दिनों में। तो 100 डेज का ये बंडल है। आपको 100 दिनों में आपको क्या मिलेगी, पूरी NCERT जो सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बैच नंबर 1 शुरू हो रहा है और ये भी कब से शुरू हो रहा है, 22 मई से। इसमें भी आपको कौन सा कोड यूज करना है, कोड यूज करना है MB लाइव। और जैसे ही आप कोड यूज करते हो MB लाइव, प्राइस गिर के कितनी हो जाएगी, प्राइस गिर के हो जाएगी मात्र 1499, 1499 रुपए। तो ये बात ध्यान रखना कि आप कोड यूज कर लें, अन्यथा क्या होगा, आपको ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। तो आपको ज्यादा पे ना करना पड़े इसके लिए कोड की सुविधा आपको दे रखी है। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने शुरू कर दिया था, 2 क्लासेस हो चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी की। और आप देख रहे होंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी का कुछ कुछ टॉपिक हम लोग यहाँ पे उठाते हुए चलेंगे। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में आपको याद होगा हमने अक्षांश और देशांतर देखे थे। वो अक्षांश और देशांतर बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे उठाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से उनका उपयोग करते हुए आगे चलेंगे। जब हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े थे तो हमने देखा था पृथ्वी को हम लोगों ने कुछ भागों में बांटा हुआ है, जिसमें आपने देखा था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जब हमने बांटा था तो वो सारे क्षेत्र हम लोग यहाँ क्लाइमेटोलॉजी में काम में लेंगे, जलवायु विज्ञान में काम में लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जैसे वायुमंडल है, जो वायुमंडल है वो स्थिर नहीं है, वो कैसा है, वो परिवर्तनशील है। कौन परिवर्तनशील है, आपका वायुमंडल। वायुमंडल कैसा है, परिवर्तनशील है। ये बात हमने किस बात से सिद्ध करी, आपको पता होगा जब अर्थ या पृथ्वी जब पैदा हुई थी, जब उसका पृथ्वी का जन्म हुआ था, तो जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे था, जो वायुमंडल यहाँ पे था, उसमें सिर्फ कौन कौन सी गैसेस थी। तो हमें पता है कि उस समय आपको सिर्फ कौन सी गैस देखने को मिली थी, उस समय सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस आपको देखने को मिली थी। लेकिन जैसे हम लोग आगे गए, डी गैसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। कौन सी प्रक्रिया शुरू हुई, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डी गैसिंग की प्रक्रिया के बारे में। जब ये डी गैसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, बहुत सारी गैसेजों का क्या होने लगा, उत्सर्जन शुरू होने लगा। और उसमें से मुख्य जो गैस थी वो कौन सी थी, वो थी जल वाष्प। इसके बाद आज आप जो वातावरण या वायुमंडल देख रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारी गैसेस देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं वो गैसेस, आपको नाइट्रोजन देखने को मिलती है, आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, आपको आर्गन देखने को मिलता है, आपको नियॉन जैसी गैसेस देखने को मिलती हैं।
तो क्या हो रहा है, वायुमंडल में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। इसके बाद हमने बात करी थी कि वायुमंडल, आज के बाद जब भी आप वायुमंडल का नाम सुनोगे, इसका नाम सुनोगे, वायुमंडल का जब भी नाम सुनोगे, या मैं कहूं जब भी आप एटमॉस्फेयर को सुनोगे, एटमॉस्फेयर, जब भी एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के बारे में आप सुनोगे तो आपके दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। वो तीन चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले आना चाहिए आपके दिमाग में, कुछ है इसमें गैसेस, कुछ है वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, और कुछ है इसमें डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स। ये आपको पता होने चाहिए। कभी आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में, क्या पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, उसमें कुछ ऑप्शन दे दिए और ऑप्शंस में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल हैं, तो वो भी टिक करके आना है। ये है आपकी गैस जो होती है, ये हमने बात करी थी जल वाष्प के बारे में, और ये हमने बात करी थी धूल के कणों के बारे में, धूल के कण के बारे में। इसके बाद हमने देखा था, सबसे पहले हमने गैसेस की बात करी थी, गैसेस, गैसेस में हमने बहुत सारी गैसों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसमें सबसे पहले हमने देखा था किसके बारे में जानने की कोशिश करी थी, हमने जानने की कोशिश करी थी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, हमने जाना था, हमने जाना था नाइट्रोजन के बारे में, हमने जाना था ऑक्सीजन के बारे में, और हमने जाना था ओजोन के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड की जब हमने बात करी थी तब आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो शायद हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में काम में आती है आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने एक और नाम दिया था प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में काम में आती है कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब पृथ्वी का जो तापमान है उसको क्या रखती है, थोड़ा गर्म रखने की कोशिश करती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, 78% तक हमने देखा था वायुमंडल में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसके लिए क्या उपलब्ध है हमारे पास, राइजोबियम उपलब्ध है। और राइजोबियम क्या करता है, इसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, में परिवर्तित करता है, नाइट्रेट में जब परिवर्तित करता है तो अब इसको कौन उपभोग में ले सकता है, मनुष्य इसको उपभोग में ले सकता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कहा जाता है जीवन दायिनी गैस। ऑक्सीजन हमको मिलती कहां से, ऑक्सीजन हमको मिलती है पेड़ों से। इसके साथ ही हमने एक और चीज देखी थी, इसको बोला था अपचयन, या जिसको हमने बोला था रिडक्शन। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है किसी भी चीज से अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई ऑक्सीजन उससे अलग हो जाए तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप रिडक्शन कहोगे, अपचयन कहोगे। ओजोन की हमने बात करी थी, ओजोन कैसे बनती है, ओजोन बनने का हमने सीधा सा फंडा देखा था। हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे ना, हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपको कुछ बॉन्ड देखने को मिलता है। ये बॉन्ड कैसे टूटता है, जब तापमान बहुत अधिक हो गया, तापमान कब अधिक हो सकता है, जब वो क्या हो जाए, तड़ित झंझा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, या मैं कहूं थंडर स्टॉर्म। ये ऑक्सीजन क्या होगा, टूट के अलग अलग हो जाएगा। और ये जो अकेला ऑक्सीजन है ये किसके साथ जाके मिल जाएगा, ये इसके साथ जाके मिल जाएगा, और ये इसके साथ जाके मिल जाएगा, और ये मिलके क्या बना लेंगे, ये मिलके बना लेंगे ओजोन। क्या बना लेंगे, मिलके, ये मिलके बना लेंगे ओजोन। इस प्रकार क्या मिलती है आपको, ओजोन मिलती है। ओजोन का काम क्या होता है, ओजोन एक फिल्टर की जैसे कार्य करती है। ओजोन किसके जैसे कार्य करती है, एक फिल्टर की जैसे कार्य करती है, जो किसको रोकती है, सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी, या मैं कहूं अल्ट्रा वायलेट रेस को कहां पे नहीं आने देती है, पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देती। कौन नहीं आने देती, ओजोन की लेयर, ओजोन की परत। कौन से मंडल में आपको देखने को मिलेगी, तो ये मिलती है समताप मंडल पे। कौन से मंडल पे, समताप मंडल में। अभी क्या होता है समताप मंडल, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना सा याद रखें कि आपको देखने को मिलेगी करीब 12 से 35 किलोमीटर की हाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी।
तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमने बात करी थी वो किसके बारे में बात की थी? जल वाष्पों के बारे में हमने जाना था। जल वाष्प, जिसको मैं कह सकता हूं वाटर वेपर H2O। जल वाष्प किस में काम में आता है? जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जो भी क्या होती है मौसमी घटनाएं, उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जल वाष्पों की। जिससे वर्षण की कोई क्रिया हो रही है। अब वर्षा एक वर्षण होता, वर्षा अलग होती है, बारिश अलग होती है, ओले पड़ते हैं उनको हेल स्टॉर्म कहा जाता है, वो कुछ अलग तरीके से होते हैं। सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस सब में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल वाष्पों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने एक और चीज जानी थी कि क्या जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जल वाष्प की सांद्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी या ज्यादा होती जाएगी? प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद हमने बात करी थी धूल के कणों के बारे में। इसके बारे में हमने बात करी थी धूल के कण, या मैं कहूं डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ध्रुवों से जैसे जैसे विषुवत वृत्त या मैं कहूं भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, इसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन देखने को मिलता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ धूल के जो कण होते हैं वो किस कैसे काम करते हैं? अगर आपको याद हो तो धूल के कण एक केंद्रक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों तरफ आपको क्या होता हुआ देखने को मिलेगा? संघनन की जो प्रक्रिया होती है वो इसके कारण हो पाती है। इसको हमने क्या नाम दिया था? हाइपोग्लूसिक न्यूक्लियाई इसको नाम दिया था। ये क्या है? ये है धूल के कण और ये है आपका जल वाष्प। तो कौन सी प्रक्रिया में मदद करते हैं? ये मदद करते हैं संघनन की प्रक्रिया में। अगर धूल के कण नहीं होते तो क्या नहीं बनते? धूल के कण नहीं होते तो क्या नहीं बन पाते? बादलों का निर्माण शायद नहीं हो पाता। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये वायुमंडल के 3 प्रमुख क्या हैं? प्रमुख खंड, हमने इनके बारे में अच्छे से बात कर ली थी। अच्छा, हमने कुछ गैसों के बारे में भी जानने की कोशिश करी थी कि गैस कौन कौन सी होती है, जिसमें हमने इस टेबल के बारे में बात करी थी। ये टेबल जो है, ये टेबल ली गई है क्लास 11 कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी की किताब है, और एनसीईआरटी की 2 किताबें आपको पता हो तो ये पार्ट 1 से ली गई है। जो भौतिक भूगोल की किताब है वहां से ली गई है। तो कुछ किसी बच्चे का कमेंट था, सर जो नियॉन है वो 0.002 ना होके कितना है? 0.0018। तो देखो, अगर वैसे भी आप इसको देखोगे तो 18 है, ये 1 और 8, 0.0108 देखने को मिल रहा है। और हमने बात करी थी 0.02 के बारे में। तो एक तो ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो हम लोग एनसीईआरटी का डेटा जो है ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। एनसीईआरटी ने अगर बदलाव नहीं किया है तो हम लोग एनसीईआरटी का डेटा लेके ही चलते हैं। एनसीईआरटी का डेटा कहाँ पे दिक्कत करता है? एनसीईआरटी का डेटा दिक्कत करेगा आपको जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन की जहाँ पे हम बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, या हम लोग सेक्स रेशियो की जब बात करेंगे, तो वहां पे जो डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में वो काफी पुराना डेटा दिया हुआ है। उसके बाद हर बार नया डेटा आपके पास आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो चीजें हम लोग वहां से उठाते हैं। बाकी ऐसी जो चीजें हैं ये हम लोग कहाँ से लेके चलते हैं? हमेशा इसको एनसीईआरटी से ही लेके चलते हैं। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपनी कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है उसमें जाके आप देख लेना, यही टेबल वहां पे दी गई है। तो नाइट्रोजन जो N2 है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा 78% के आसपास। आप देखो यहाँ पे 78.08 दे रखा है, तो आपको जरूरत नहीं है 78.08। आपके दिमाग में अगर 78 है तब भी काम चल जाएगा। ऑक्सीजन O2 20.95, हम लोग मान के चलते हैं 21%। आर्गन आर्गन है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, और लास्ट में आपको नियोन देखने को मिलेगा 0.02%। इसके बाद में हमने अलग अलग गैसेस के बारे में बात करी थी। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन के बारे में बात करी थी। तो नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, बात आपको पता चल गई। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन कहां से आपको देखने को मिलती है? अपचयन के कारण भी आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती
है। इसके बाद हमने आर्गन की बात करी थी। अच्छा, एक बच्चे का ये भी कमेंट था कि सर अगर टंगस्टन जो है वो रिएक्ट कर ले, हमने बात करी थी ना कि आर्गन हम लोग क्यों यूज में लेते हैं, तो हमने उस समय बात करी थी कि ये है आपका मान लो टंगस्टन, इसके बाहर किसकी परत हम लोग लगा देते हैं, इस ग्लास और टंगस्टन के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, आर्गन देखने को मिलेगी, और यह है आपका वायु मंडल। अब वायुमंडल में बहुत सारी गैस है। अब मान लो आपने आर्गन नहीं लगाया और ये वायुमंडल की गैसें किससे रिएक्ट कर रही हैं, टंगस्टन से रिएक्ट करेंगे, तो टंगस्टन में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, अभी आप ऐसे समझ लो, टंगस्टन के साथ क्या जुड़ जाता है, इस टंगस्टन के साथ ऑक्सीजन जुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे लोहा अगर आपने बाहर रख दिया, लोहे की धातु की कोई वस्तु, उस पे मॉइस्चर मिल रहा है और उसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो उस पर जंग लग जाती है, तो वो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार टंगस्टन का क्या होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। जिससे क्या होगा, ये जो बल्ब जिसके कारण रोशनी देता है टंगस्टन के कारण, वो खराब हो जाएगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा आपका, खराब हो जाएगा, बल्ब रोशनी देना बंद कर देगा। तो ये होता है अगर आर्गन इसमें ना भरा जाए तो। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये ऑक्सीडेशन क्यों आसानी से हो पाता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की आप स्थिति अगर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में यहां देखने को मिलेगी। और ऑक्सीजन एक कैसी गैस है, ऑक्सीजन है एक सक्रिय गैस, या मैं कहूं एक्टिव, एक्टिव गैस है कौन सी, ऑक्सीजन। बाकी हमने देखा था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारी कैसे गैसें देखने को मिलेंगी, ये आपको अक्रिय गैसें देखने को मिलेंगी। ओजोन कहाँ पे देखने को मिलेगी, समताप मंडल में देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने जलवाष्प के बारे में अच्छे से पढ़ा, जलवाष्प के बाद हमने धूल के कणों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया था। ये नाम आपको याद रखना है, आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही नाभिक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की जैसे कार्य कौन करता है, ये कार्य करता है आपके धूल के कण, इस प्रकार कार्य करते हैं। हमने पीएम 2.5 और पीएम 10 की भी बात करी थी। पीएम का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर की हमने बात करी थी। तो यहां तक हमने अच्छे से बात कर ली थी। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे आगे हमको चलना है, और वो जो टॉपिक है हमारा वो है वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अलग अलग क्यों होता है, पहले तो इसको समझा जाए। अगर अलग अलग होता है इस संरचना वायुमंडल की, तो वो किस प्रकार अलग अलग होती है, वायुमंडल को क्या और भी भागों में विभाजित किया जा सकता है, अगर विभाजित किया जा सकता है तो किस आधार पर हम लोग विभाजन करेंगे, और जब विभाजन कर देते हैं तो उसके भाग कौन कौन से होंगे। ठीक, सबसे पहले हमको एक चीज समझनी होगी कि ये पृथ्वी है, ये क्या है आपकी पृथ्वी, जिसको हम कहते हैं अर्थ। ठीक है, इस पृथ्वी के अगर चारों ओर आप देखोगे तो चारों ओर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार, इस प्रकार आपको वायु का एक आवरण देखने को मिलता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ये वायुमंडल क्यों पृथ्वी के चारों तरफ है, तो हमने देखा था इसके पीछे एक बल जिम्मेदार है, जिसको हमने किसका नाम दिया था, जिसको हमने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण, या है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, अगर आप पृथ्वी को गोला मान के चलो ना, कि पृथ्वी एकदम गोल है, तो आपको ये डायग्राम सही है। लेकिन याद करो जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास, जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास में हमने देखा था कि पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो हमने देखा था पृथ्वी की आकृति है, उसका स्पेशल नाम है जियोइड, जियोइड नाम है। हमने देखा था कि वो ध्रुवों से चपटी है, जबकि उभरी हुई कहां से, उभरी हुई आपको देखने को मिलेगी भूमध्य रेखा के पास से। अगर पृथ्वी एकदम गोला होती तो ये डायग्राम आपका सही था, लेकिन पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी तो है जियोइड, तो ये डायग्राम आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब क्यों गलत हो जाएगा ये, इसके पीछे क्या रीजन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यूपीएससी जो परीक्षा, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा, उसमें अगर ये डायग्राम बना के आओगे ना, तो मान लो कोई एग्जामिनर है, उसको डायग्राम में आपको 1 नंबर देने चाहिए,
डायग्राम का 1 नंबर होना चाहिए था, लेकिन अगर आपने ये डायग्राम बनाया और वो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो मान लो गलती से कोई ऐसा अध्यापक है, ऐसा प्रोफेसर है जो भूगोल से संबंधित है ना, भूगोल से संबंधित, इसको भूगोल पढ़ाते हुए 30-40 साल हो गए, वो इस डायग्राम को देख के आपको कितने नंबर देगा? मात्र 1/4 नंबर। क्यों आपके 3/4 नंबर काट लिए गए? इसलिए काट लिए गए, आपका डायग्राम गलत नहीं है, लेकिन आपका डायग्राम पूरी तरीके से यहाँ पे सही नहीं है। इस वजह से क्या हुआ, आपके नंबर कट गए। ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं जो उत्तर लेखन में, स्पेशली जब आप आंसर लिखते हो अपना मेंस की कॉपी में, तो और लोगों से आपको अलग बना देती हैं। ठीक है? और अगर आपके पास भूगोल वैकल्पिक विषय और वहां पे अगर डायग्राम बना देते हो आप ये वाला, तो हो सकता है आपको 0 नंबर ही दे। क्यों? क्योंकि वो आपसे अब रखता है अपेक्षा, उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि आपको ज्योग्राफी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग पृथ्वी को क्या मान के चलते हैं? पृथ्वी को हम लोगों ने माना है पृथ्वी है जियोइड। पृथ्वी कैसी है? जियोइड है, ध्रुवों से चपटी है और भूमध्य रेखा से उभरी हुई है। ये है जियोइड। अब इसमें क्या लगा हुआ है, इस पे आपको पता है कि इसके चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। अच्छा, तो अब ये डायग्राम तो कुछ सही सा लग रहा है, लेकिन आपको रियलिटी ये बताऊं कि ये डायग्राम भी गलत है। ये डायग्राम भी पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सही नहीं है इसका कारण ये है कि पृथ्वी का केंद्र ये है। पृथ्वी के केंद्र से अगर आप यहाँ की डिस्टेंस देखोगे, इसको मैं क्या देता हूं? आर। एक चूंकि इक्वेटर की बात हो रही है, ई लिख देता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं आर पी। तो आर ई क्या है? बड़ा है किसके मुकाबले? आर पी से। तो भूमध्य रेखा पे या इक्वेटर पे और ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो भी अलग अलग तरीके से कार्य करेगा। कहीं पे ज्यादा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल और कहीं पे कम हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल कम और ज्यादा है, तो ये जो वायुमंडल आप देख रहे हो जो चारों तरफ है, इस पे भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। यहाँ पे अलग जी ई लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। और यहाँ पे जी पी लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, कहाँ पे? ध्रुवों पे। तो ये अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो इनकी जो दूरी है, सतह से जो इनकी दूरी है वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो दूरी करीब करीब क्या है? बराबर बताई जा रही है। तो डायग्राम में क्या है? पूरी तरीके से सही नहीं है। तो अब पूरी तरीके से सही क्या होगा डायग्राम, उसको समझते हैं। ठीक है? पूरी तरीके से सही डायग्राम को समझने के लिए हम लोगों ने क्या बनाई? फिर से पृथ्वी बनाई। पृथ्वी की आकृति कुछ जियोइड जैसी मान के चलनी है हमको। अब अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो जहां पे भूमध्य रेखा थी, यहाँ पे क्या था? जहां पे भूमध्य रेखा थी वहां पे अगर आप देखोगे, भूमध्य रेखा पे अगर आप देखोगे तो आपको जो वायुमंडल है उससे सतह की दूरी कुछ अलग दिखाई देगी। और जहां पे आपको ध्रुव दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? ध्रुव दिख रहे हैं। वहां पे अलग तरह की आपको दूरी दिखनी चाहिए। यहाँ पे दूरी अलग है और यहाँ से दूरी अलग है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। इसको मैं नाम दे सकता हूं, यहाँ पे लग रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल जी ई और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा जी पी। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपका प्रॉपर अटेंशन, सारा अटेंशन, आप अभी सारी चीजें छोड़ दीजिए, अपना पेन छोड़ दीजिए, अपनी कॉपी से भी ध्यान हटा लीजिए, सिर्फ अपनी स्क्रीन पे आपका ध्यान होना चाहिए। कानों में अगर ईयरफोन लगे तो सिर्फ सुनने की कोशिश करना है ना, सुन के और सिर्फ देखो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है? तो भूमध्य रेखा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो है जीई और जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ध्रुवों पे वो है जी पी। अच्छा, यहाँ की अगर त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो मान लेता हूं वो है रेडियस आर ई और यहाँ पे रेडियस है आर पी। ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल कहां से शुरू होता है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र से शुरू होगा। ठीक है? अब मैं बात करता हूं जी पी की। ठीक है? अगर बात की जाए जी
P की, तो ये होगा G M1 M2 भाग क्या करना है R P का स्क्वायर। हमने कैपिटल R लिया तो कैपिटल R हम लोग यहाँ पे भी ले R P का स्क्वायर। और वहीं पे अगर इक्वेटर की अगर मैं बात करूं या भूमध्य रेखा की बात करूं तो G M1 M2 अपॉन R E का स्क्वायर, यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं हम लोग आर पी की और आर ई की। हम लोग मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा पे जो त्रिज्या है वो है 1000 किलोमीटर की मान लेते हैं। ठीक है, हम मान रहे हैं ना, है कितनी, 1000 तो नहीं, 1000 से ज्यादा आप सबको पता है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी बता देना पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। और ध्रुवों पर हम लोग मान लेते हैं 100 किलोमीटर। भाई क्यों हमने ऐसी मानी, क्योंकि हमें पता है कि जो आर पी है, जो आर पी है वो कम है किससे, आर ई से। भाई भूमध्य रेखा पे जो त्रिज्या है उसके मुकाबले जो ध्रुवों की त्रिज्या है वो कम है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो जियोइड की अगर आकृति बनाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो जी पी को मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं इसको, जी M1 M2 अपॉन आरपी। आरपी कितना लिया हमने, आरपी लिया हमने 100 का स्क्वायर। यही होगा भाई, जहां पे 1000 लिखना, आर ई लिखा हुआ था वहां हमने 1000 किलोमीटर लिख दिया, और जहां आर पी लिखा हुआ था वहां हमने 100 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, तो जी पी हो गया जी M1 M2 1000 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे जी M1 M2, जी M1 M2 आपको सेम चीज दिख रही है, कॉमन है। तो इसको या तो मैं हटा दूं या इसकी कोई एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं इसकी। अब इसको मैं यहां से हटा के, भाई इसको मैंने यहां से हटा सकता हूँ, इसको भी मैं यहां से हटा सकता हूँ। जब इसको मैंने हटा दिया तो मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूँ, इसकी कुछ जी की M1 M2 इसकी वैल्यू कुछ आई होगी, और वो वैल्यू मैं मान लेता हूँ वो आई है हमारे पास 100। वो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 100 आई। ठीक है, सेम चीजें कुछ भी माना जा सकता है, अभी अभी सब चीजें हमारे हाथ में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100 बटा में 100 गुणा 100। और यहाँ पे कितना हो गया, मान लो ये हो गया 100 बटा में 1000 गुणा 1000। ठीक है, अब 100 से तो 100 कट गया, ये हुआ आपके पास 1/100। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, और यहाँ पे बचा आपके पास 3 जीरो, ये चौथा जीरो ये, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं या पॉइंटों में लिखूं तो 0.01 लिख सकता हूं। और बल की हम बात करें तो यूनिट कौन सी हो जाएगी, न्यूटन की यूनिट हो जाएगी। इसकी अगर मैं बात करूं तो 0.1234, 1 2 3 4 या न्यूटन। आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल आया भूमध्य रेखा पे, वो आया 0.001 न्यूटन। आपके पास जो गुरुत्वाकर्षण बल आया ध्रुवों पे वो आया 0.01 न्यूटन। इसको अलग से भी लिख लेते हैं। भूमध्य रेखा पे हमारे पास आया था 0.0001 न्यूटन, और ध्रुवों पे आया था 0.01 न्यूटन, यही आया था। क्रॉस चेक भी कर लो आप। ये कहाँ पे, ध्रुवों पे, भूमध्य रेखा पे 3 जीरो के बाद एक, 3 जीरो के बाद एक। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज देखोगे, ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है या भूमध्य रेखा पे ज्यादा है। तो इस चीज से हमको ये समझ में आया कि ध्रुवों पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है किसके मुकाबले, भूमध्य रेखा के मुकाबले।
गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, कहां पे, ध्रुवों पे, किसके मुकाबले, भूमध्य रेखा के मुकाबले। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है ध्रुवों पे, तो ध्रुव पे अगर कोई चीज होगी तो उसको पृथ्वी ज्यादा जोर से खींचेगी अपनी तरफ, और जो भूमध्य रेखा पे चीज होगी उसको पृथ्वी कम जोर से खींचेगी अपनी तरफ। ठीक है, अब वापस से उस डायग्राम पे चलते हैं जो हमने बनाया था। कौन सा वाला डायग्राम, वापस से इस वाले डायग्राम पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम पे चलते हैं। तो हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया था यहाँ से इस सब को सॉल्व करने के बाद कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है किसके मुकाबले, भूमध्य रेखा के मुकाबले। इसका मतलब ध्रुवों पे कोई चीज होगी तो पृथ्वी ज्यादा तेजी से खींचेगी किसके मुकाबले, भूमध्य रेखा के मुकाबले। ये वायुमंडल है, वायुमंडल पे भी कौन सा बल लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप यहाँ पे जो ऊंचाई देख रहे हो वो कम देखने को मिलती है। क्यों कम देखने को मिलती है, क्योंकि पृथ्वी ज्यादा जोर से उसको खींचने की कोशिश कर रही है। जब ज्यादा जोर से खींचती है तो उसको क्या करती है, दबा देती है। यहाँ पे देखोगे जब भूमध्य रेखा पे, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो इतनी तेजी से पृथ्वी उसको नहीं खींच पा रही। तो यहाँ पे आप जो मोटाई है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, और जो यहाँ पे मोटाई है वो कम देखने को मिल रही है। तो कभी भी अगर आपको डायग्राम बनाना पड़ रहा है किसका, वायुमंडल का, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। देखो, अगर आपको डायग्राम बनाना है वायुमंडल का, शॉर्ट डायग्राम बनाना है, तो आप ऐसे बनाए उसको। ये आपकी पृथ्वी हो गई, इस प्रकार होना चाहिए। ये क्या है, ये है आपका वायुमंडल, ये है आपकी पृथ्वी। यहाँ पे अगर देखी जाए, मान लेते हैं इस डिस्टेंस को हम, इस दूरी को मान लेते हैं ये है x, और इस दूरी को मान लेते हैं ये है y। तो हमेशा याद रखना x क्या होगा, बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, y से। और इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे कारण कौन सा है, इसके पीछे कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सी चीज थी। लेकिन आपके कंसंट्रेशन की जरूरत थी, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दिया होगा। एक बार फिर और समझ लेते हैं इसमें क्या क्या बात कर रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना कई सकेंद्रीय परतों या मंडपों से हुई है। सकेंद्रीय परत या मंडल, इसका मतलब क्या है, सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हो आप। सकेंद्रीय डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये एक गोला बना, वृत्त बना, इसका केंद्रीय है। यहीं से मैंने प्रकार को क्या किया, बड़ा किया, और दूसरा गोला बना दिया। जब दूसरा गोला बनाया उसका केंद्र भी यही रखा, तीसरा गोला बनाया उसका केंद्र भी यही रखा, चौथा बनाया उसका केंद्र भी यही रखा। तो ये सब क्या है, ये है सकेंद्रीय, कंसेंट्रिक। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सकेंद्रीय। सकेंद्रीय परतों या मंडलों से ये प्रत्येक मंडल की अपनी अपनी विशेषताएं, हम देखेंगे आगे कौन कौन से मंडल होते हैं, उनकी क्या क्या अपनी विशेषताएं होती हैं। इन परतों का अधिकांश भाग पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ही नहीं है। वर्तमान समय में वायुमंडल के विषय में प्राप्त आधुनिकतम जानकारी के आधार पर वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है समझ लो। वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक है। परंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ऊंचाई कितनी तक है, 29,000 किलोमीटर तक। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए कहां तक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सिर्फ 800 किलोमीटर तक। उसके बाद क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, वहां पे सिर्फ हल्की गैसें होंगी। और आप जाओगे ना, जितना ऊपर जाते जाओगे विरल होती जाएगी वायु, विरल होती जाएगी, मतलब जो कण है, जो गैसें हैं, वो वहां पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। धरातल पर वायु का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये क्या होता जाता है, घटता जाता है। और विभिन्न परतों में क्या तापमान भी बदलता जाएगा। और गैसों की सांद्रणता, सकल वायुमंडलीय द्रव्यमान, वायु दाब और मौसम की घटनाओं की दृष्टि से वायुमंडल का केवल 50% जो भाग है वो कहां पे देखने को मिलेगा, 5.6 किलोमीटर, तथा 97% भाग 29 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह है पृथ्वी की सतह,
पृथ्वी की सतह से आप कितना ऊपर चले जाओ, 5.6 किलोमीटर अगर ऊपर चले जाओगे तो वायुमंडल का कितना हिस्सा आपने कवर कर लिया, करीब 50% तक कवर कर लिया। अगर आप 29 किलोमीटर तक चले गए, कहां तक, 29 किलोमीटर तक चले गए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 29 किलोमीटर तक जाने की तक कितनी प्रतिशत कवर कर लिया, 97% तक आपने कवर कर लिया। कितना, 97% तक। लेकिन वायुमंडल की ऊंचाई तो कितनी है, अगर वायुमंडल की ऊंचाई हम देखोगे तो 29,000 किलोमीटर है, तो इसके बाद हमको कितना जाना है, 29,000 किलोमीटर, 29,000 किलोमीटर तक। तो 29 किलोमीटर के बाद जो 29,000 वाला है उसमें कितना वायुमंडल है, सिर्फ 3% का वायुमंडल है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 29 किलोमीटर पे कितना, 97% तक, और 5.6 किलोमीटर तक कितना, 50% तक वायुमंडल का हिस्सा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। ठीक है, अब वायुमंडल को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो वायुमंडल को जब विभाजित किया गया तो हमने इंपॉर्टेंट कौन सी चीज ली, इंपॉर्टेंट हमने ली तापीय विशेषता, टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, इस आधार पे हमने क्या किया, वायुमंडल को अलग अलग मंडलों में क्या किया, विभाजित कर दिया। अब वो कौन कौन से मंडल होते हैं, पहला होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। इसको ऐसे ना समझ के हम लोग डायग्राम से समझते हैं, पहले डायग्राम से इससे ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। सबसे सतह के बिल्कुल नजदीक जो मंडल है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। अंग्रेजी में इसे ही कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। देखो, और आप हिंदी वाले विद्यार्थियों के साथ ये समस्या कई बार हो जाती है कि वो सिर्फ हिंदी वाले शब्दों को याद रखते हैं। मैं आपको बार बार हर ज्योग्राफी के हर टर्म का आपका हिंदी भी पता होना चाहिए और इंग्लिश भी पता होनी चाहिए आपको। अगर एग्जाम में ट्रोपोस्फेयर लिखा गया तब भी आपको समझ जाना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है क्षोभ मंडल की, वो बात कर रहा है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो स्ट्रेटोस्फेयर है को कहा जाता है समताप मंडल। इसके बाद मीजोस्फेयर को कहा जाता है मध्य मध्य मंडल। थर्मोस्फेयर को ताप मंडल, नाम से पता लग रहा है, ताप मंडल। और एक्सोस्फेयर को कहा जाता है बाह्य मंडल। तो सतह के बिल्कुल पास आपको कौन सा मंडल देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। अगर इसकी आप ऊंचाई देखोगे तो लिखी है 0 से 12 से 18 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई अगर आप देखोगे कहीं पे तो लिखी होगी 0 से 12, 0 से 12 से 18 किलोमीटर तक क्या स्थित है, ये बताएगा आपको क्षोभ मंडल स्थित है। क्या स्थित है, क्षोभ मंडल। आज मैं आपको इसी सस्पेंस के साथ क्लास में छोड़ के जाऊंगा कि यहाँ पे ये 12 से 18 क्यों लिखा गया है। कहाँ पे तो 12 मिलेगी आपको, कहाँ पे 18 मिलेगी, ऐसा क्यों लिखा गया है। इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता था, इन दोनों का एवरेज आप ले लो, 0 से 15 लिखा जा सकता था। तो क्यों जोग्राफर्स ने या क्यों भूगोलविदताओं ने या क्यों आपकी क्लास में 0 से लेके 12 से 18 किलोमीटर तक आपको ऊंचाई बताई गई है किसकी, क्षोभ मंडल की। क्लास में ये सस्पेंस आपकी उत्सुकता को बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये आपको मजबूर करेगा, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, सीरियस विद्यार्थी है, तो आपको मजबूर करेगा कि आप खुद से क्या करो, थोड़ी रिसर्च करो। देखो, सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी होती है ना, वो स्कूल या कॉलेज एग्जामों से अलग होती है। स्कूल या कॉलेज के एग्जामों में स्पून फीडिंग जिसको कहा जाता है, हर चीज चम्मच से आपको खिलाई जा सकती है। क्या, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा सा है। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा जिसका सिलेबस शायद इस देश की जितनी भी एग्जाम होती है उसमें सबसे बड़ा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। वहां पे हर चीज स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती। कुछ चीजें आपकी उत्सुकता को बढ़ाएं जिससे आप क्या करें, रिसर्च करते हुए चलें साथ में। हाँ, उत्सुकता जब बढ़ती है तो दूसरी चीज एक दिक्कत ये भी करती है कि हम जो रिसर्च पे चले जाते हैं, जब हम लोग एक सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, तब हम उस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा समय देना शुरू कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जितने भी प्रश्न है वो सारे भूगोल से आ जाएं या जितने भी प्रश्न है सब हिस्ट्री से आ जाएं, उसमें सब मिले जुले प्रश्न होंगे, तो हमको सबकी तैयारी करनी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन फिर भी मैं सस्पेंस के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई इस प्रकार क्यों लिखी जाती है, इसका क्या आंसर है। अगर आपको पता चले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। तब तक फिर से मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना जो है वो क्या है, वो यही है कि एक तो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, आपका टेलीग्राम चैनल मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी नाम से जो है फाउंडेशन बैच, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, जहां से यूपीएससी अक्सर सवाल पूछती है, इस तरह की तैयारी एक लयबद्ध तरीके से तैयारी, जहां पे यूट्यूब में हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय होता है, यहाँ पे आपकी कक्षाएं करीब करीब 2.5 से 3 घंटे आपको देखने को मिलेगी। हर वो फैकल्टी जिससे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो सारी फैकल्टीज वो आपको कहाँ पढ़ाएंगी, वो आपको फाउंडेशन बैच में पढ़ाएगी। प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा दोनों को साथ में लेते हुए कैसे चला जाता है, क्या होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, कैसे खुद का मूल्यांकन किया जाए, कैसे खुद को हमेशा मोटिवेट किया जाए, ये सारी चीजें आपको इस फाउंडेशन बैच में मिलेंगी। 20 तारीख आपकी लास्ट डेट है एडमिशन लेने की, और आपको कोड कौन सा यूज करना है, कोड यूज करना है आपको एमबी लाइव। जैसे आप कोड यूज करते हो एमबी लाइव, प्राइस करके कितनी हो जाएगी, मात्र 18,999 रुपए। और वो लोग जिनको लगता है कि फाउंडेशन बैच में जाने से पहले हमको हमारी एनसीईआरटीज मजबूत कर लेनी चाहिए, हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, उनके लिए एनसीईआरटीज मात्र 100 दिनों में पूरा करने की प्रॉमिस किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ 100 दिन नहीं, वो 100 से हो सकता है ज्यादा चला जाए। क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रही है, क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप धीमे धीमे समझ जाओगे। तो यहाँ पे भी कोर्स की जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो है 4,000 रुपए, लेकिन आप अगर कोड यूज करते हो एमबी लाइव तो वो गिर के कितनी हो जाएगी, मात्र 1,499 रुपए। तो जल्दी कीजिए, कोड लगाइए एमबी लाइव और फटाफट से एनरोल हो जाइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलते हैं। उस सस्पेंस को हम लोग खोलेंगे और वायुमंडल के बाकी जितने भी मंडल है उन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए चीजों के, नहीं तो क्या होगा, फिर से जैसे जियोमॉर्फोलॉजी निकल के इसी तरीके से क्लाइमेटोलॉजी भी निकल जाएगी। अपना ध्यान रखिए, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्लास कैसी लगी।